नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी के बारे में। ओके, हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। आज हम देखने वाले रिलायबिलिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, आगे हमने बहुत सारा कुछ जान लिया है ना। अब हम रिलायबिलिटी चेक करेंगे, हमारी जो टेस्ट है उसकी। हमने आइटम्स का तो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, अब हमारा टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब उसकी रिलायबिलिटी कितनी है ना, वो जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसका नॉर्म्स क्या है, और बाद में हम क्या देखते हैं, मैनुअल तैयार करते हैं ना। ये हमने पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था, उसमें मैंने स्टेप भी बताए थे। PIT, ओके, शॉर्ट में बता रहे PIT, पीट, जिसे हमने पीट के रूप में याद किया था ना, पीट रवनम। इस तरीके से हमने याद किया था। पी का मतलब हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद हम आइटम का राइटिंग करते हैं ना, आइटम राइटिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट हमने कर लिया, सारा कुछ चेक कर लिया। ओके, जितनी भी आइटम जो खराब थी वगैरह हमने वो भी निकाल दिया। अब हमारी बारी आ जाती है रिलायबिलिटी चेक करने की। ओके, तब रिलायबिलिटी जब हमें चेक करनी होती है, तो रिलायबिलिटी के बारे में जानने से पहले हमें दो थियरी को पढ़ना होगा। एक तो हमारी होगी क्लासिकल टेस्ट थियरी, जो आज हम करवाने वाले। ओके, और दूसरी आपकी होगी IRT। ओके, आई आर टी का मतलब है, आई का मतलब है आइटम, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, और टी का मतलब है थियोरी। ओके, आइटम रिस्पॉन्स थियोरी, ये दोनों थियोरी को हमें पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये रिलायबिलिटी समझ में आएगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को दोस्तों सबसे पहले लाइक किया करो। ओके, आपकी लाइक और आपकी जो कमेंट आती है उससे मुझे ना वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो वैसे बच्चों को ये जो वीडियो है वो काफ़ी यूजफुल होगा। ओके, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं पेपर 1 के और पेपर 2 साइकोलॉजी के, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्लासिकल टेस्ट थियरी के बारे में। बात करते हैं दोस्तों क्लासिकल टेस्ट थियरी। ओके, सबसे पहले देखते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। हम पहले से जब से हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूनिट शुरू किया है, तब से लेकर हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में बात करते ही आए हैं ना। तो विश्वसनीयता का थोड़ा सा मीनिंग अभी आपको समझा देती हूँ। वैसे भी हम जब रिलायबिलिटी कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे वहां पर भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमने आज जो टेस्ट लिया। ओके, मैंने आज एक टेस्ट लिया। ओके, तो आज जो टेस्ट लिया उसका मान लो कि मुझे 45 स्कोर मिले हैं। अब वही टेस्ट में वही टेस्ट वही व्यक्ति पर अगर मैं 15 दिन के बाद भी लेती हूँ, तो उस टेस्ट के उस व्यक्ति पर जो भी स्कोर आते हैं उस टेस्ट के, ओके, वो क्या हो गए, सेम हो गए। यानी कि पहले दिन भी 45 आया था, तो 15 दिन के बाद भी 45 स्कोर ही आएगा। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो उसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट है ना वो रिलायबल है। ओके, ये उसकी रिलायबिलिटी बता रहा है, विश्वसनीय है हमारा टेस्ट। ओके, अगर मान लो कि आज 45 आए और 15 दिन के बाद 50 आए या फिर 40 आए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। ओके, उसमें कुछ ना कुछ एरर आई है, ये हम मान लेते, कुछ कुछ त्रुटि रह गई, कमी रह गई है ना, ये मान लेते। ओके, तो यहाँ पर विश्वसनीयता का अगर हमें तार्किक अर्थ जानना है या फिर उसका टेक्निकल मीनिंग जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लासिकल टेस्ट थियरी को समझना होगा। ओके, चलिए, क्लासिकल टेस्ट थियरी है उसे हम शॉर्ट में CTT के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी आपके एग्जाम में CTT क्लासिकल टेस्ट थियरी ना दिया हो और डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया है CTT, तो भी आपको समझ जाना है कि ये बात हो रही है आपकी क्लासिकल टेस्ट थियरी की। ओके, अब देखिए, क्लासिकल टेस्ट थियरी है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उसे हिंदी में बोला जाता है शास्त्रीय परीक्षण सिद्धांत। ओके, शास्त्रीय का मतलब होगा क्लासिकल, परीक्षण का मतलब होगा टेस्ट, और सिद्धांत का मतलब होगा थ्योरी। ओके,
चलिए सीटीटी के प्रतिपादक में देखिए, जो सीटीटी यानी कि क्लासिकल टेस्ट थियरी है ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जिन्होंने किया है उनका नाम है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ओके, जिसे हम स्पीयरमैन के नाम से भी जानते हैं ना, तो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है, उन्होंने क्लासिकल टेस्ट थियरी पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब मुझे ये बताइए कि चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है वो और किस काम के लिए जानते हैं, तो आप बताएंगे कि मैम कोरिलेशन के, बिल्कुल सही बात है, कोरिलेशन के लिए भी स्पीयरमैन जाने जाते हैं ना। फिर दूसरा अगर हम बताएं तो वो उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था बुद्धि का, आप लोगों को याद होगा है ना, तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, टू फैक्टर थियरी दी थी है ना, तो जो टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस जिन्होंने दिया था वही हमारे स्पीयरमैन थे, और वही स्पीयरमैन ने क्लासिकल टेस्ट थियरी में भी काम किया है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया स्पीयरमैन ने एक तो कोरिलेशन में भी काम किया है, उन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी दिया है, और उन्होंने यहाँ पर क्लासिकल टेस्ट थियरी में बहुत ज़्यादा काम भी किया है। ओके, अब देखिए क्या 1904 का समय था। ओके, 1904 में क्या था कि स्पीयरमैन है, उनको कुछ पता लगाना था। अब उन्होंने पता लगाने के लिए उन्होंने क्या पता लगाया उसके बारे में देखते हैं। तो वो पता लगाना चाहते थे कि माप त्रुटि यानी कि जो मेजरमेंट एरर होती है उसके कारण क्या होता है कि क्षीणन के लिए सहसंबंध गुणांक को, ओके, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं ना, उसको कैसे ठीक किया जाता है। ओके, और सुधार करने के लिए आवश्यक विश्वसनीयता का सूचकांक कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि हमें जो स्कोर मिल रहा है उसमें जो एरर आती है उस एरर को कैसे हम हटा सकते हैं, और हमारा जो वास्तविक स्कोर होता है, जो हमारी रिलायबिलिटी होती है, उसको कैसे हम ठीक कर पाते हैं, है ना। अगर मान लो कि एक ही व्यक्ति पर हम एक ही टेस्ट 2 3 4 या 5 बार, जितनी बार लगाते हैं, अगर आपको अलग अलग स्कोर मिल रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारी टेस्ट के अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। ओके, तो ये जो रिलायबिलिटी नहीं है तो उसको कैसे हम ठीक कर पाते हैं, है ना। तो उसके लिए उन्होंने ये पता लगाने के लिए काम किया, और उन्होंने जो ये काम किया ना, तो उनकी ये काम उन्होंने जो ये सब खोजा उसके लिए ना लोगों ने ये बताया है कि ये जो उन्होंने किया, जो खोज किया ना, तो वो खोज उनकी क्लासिकल टेस्ट थियोरी की शुरुआत मानी जाती है। ये ट्रम्प ने बताया ओके 1997 में बताया कि स्पीयरमैन ने जो भी पता लगाया ना, उसको हम ये मान सकते हैं कि ये क्लासिकल टेस्ट थियोरी की शुरुआत हो सकती है। ओके, ऐसा माना जाता है। चलिए, ये तो थी बेसिक सी आपकी इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्लासिकल टेस्ट थियरी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्लासिकल टेस्ट थियरी का उद्देश्य यही होता है कि जो मेजरमेंट एरर होती है, ओके, उसको निर्धारित करना, डिटरमाइन करना। ओके, उसे देखना कि कहाँ पर एरर आई है ना, कितनी एरर आई है, ये देखना। और फिर हमारी जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, ओके, टेस्ट जो होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी रिलायबिलिटी है, उसे समझना। ओके, और उसे सुधारना। ओके, जो रिलायबिलिटी है जो खराब हो रही है, ओके, एरर की वजह से, तो उस एरर को दूर करके कैसे हम टेस्ट की रिलायबिलिटी को अच्छा बना सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये उसका उद्देश्य है क्लासिकल टेस्ट थियरी का। चलिए, क्लासिकल टेस्ट थियरी को आमतौर पर हम ट्रू स्क्वायर थियरी का पर्याय माना जाता है, यानी कि इसे ना ट्रू स्क्वायर थियरी भी माना जाता है। अब देखिए कैसे, तो क्लासिकल टेस्ट थियरी को ट्रू स्क्वायर थियरी क्यों बताया जा रहा है, तो मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आपने ना आज टेस्ट दिया। ओके, आपने आज एक टेस्ट दिया। ओके, ये टेस्ट में मान लो कि आपके 45 मार्क्स आए। ओके, अब देखिए कुछ दिन के बाद वही टेस्ट आपका लिया जाता है आप पर। ओके, तो मान लीजिए कि 20 दिन के बाद हम ले लेते हैं, आपका यही टेस्ट लेते हैं। ओके, अब क्या होता है कि आज तो आपके 45 स्कोर आए, अब 20 दिन के बाद क्या होता है कि आपके मान लो कि 50 स्कोर हो गए। ओके, अब देखिए 50 स्कोर जो आए ना, आपको खुद को पता है कि मुझे आता तो था 45 क्वेश्चन ही आते थे। ओके, मान लीजिए कि एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो आपको पता है कि मुझे आते तो सच में मुझे आते थे 45
क्वेश्चन ही। ओके, 5 क्वेश्चन जो है उसमें मैंने या तो गेसिंग वर्क किया, गेसिंग वर्क के बारे में आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी गेसिंग वर्क कैसे निकाला जाता है ना। तो हमने या तो गेसिंग वर्क किया यानी कि तुक्का लगाया है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस टाइम हमारा मूड अच्छा नहीं था। ओके, या फिर हम बहुत ज़्यादा खुश थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ओके, वो रीज़न हमें पता नहीं है, लेकिन 5 तो क्वेश्चन हमें आते ही नहीं थे, फिर भी हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, 5 क्वेश्चन जो थे वो सही हो गए। ओके, तो वास्तव में मुझे आता 45 का था, लेकिन फिर भी मेरे 50 स्कोर बन रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तविक स्कोर कितना होगा, आप जानते कितने स्कोर के कितने क्वेश्चन थे, तो आप बताएंगे मुझे आता था तो 45 क्वेश्चन ही, 5 तो मैंने ऐसे ही तुक्का लगा लिया है ना। तो ये क्या हुआ, ये जो आपने तुक्का लगाया ना वो आपकी एरर हो गई। क्या हो गई, एरर हो गई। ओके, और ये जो आपके 45 जो क्वेश्चन सच में आपको आते थे। ओके, आप पूरा वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे सही हैं। ओके, और मुझे आते ही हैं, तो आपको आते थे और आपने किया है, तो वो जो जितने क्वेश्चन आपने सही किया उसका जो स्कोर बन रहा है उसी को हम बोलेंगे ट्रू स्कोर। ओके, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रू स्कोर। अब जब हम ट्रू स्कोर और एरर दोनों को मिलाकर आपके क्वेश्चन यहाँ पर स्कोर कितने बने, 45 बने, है ना। तो बस ये पूरी की पूरी आपकी जो क्लासिकल टेस्ट थियरी है ना, इसी बेस पर है, ट्रू स्कोर, आपके ऑब्टेन स्कोर और आपकी एरर पर। ओके, इसीलिए इसे ट्रू स्कोर थियरी भी कहा जाता है, जहाँ पर ट्रू स्कोर ढूंढा जाता है। एरर को निकालने की, एरर को ढूंढने के लिए, उसे निकालने के लिए ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रू स्कोर को ढूंढा जाता है। चले अब आगे बात करते हैं कि क्लासिकल शब्द केवल इन मॉडलों के कालक्रम को संदर्भित नहीं करता है। ओके, लेकिन हाल के साइकोमेट्रिक सिद्धांतों के साथ भी ये विरोधाभासी है। ओके, अभी देखिए क्लासिकल जो टेस्ट थियरी है ना उसके विरोध में भी अदर क्या है, थियोरी आई हुई है। ओके, तो उसमें एक नाम आपको देखने को मिलता है आइटम रिस्पॉन्स थियरी, जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो क्या है, वो बहुत ही जटिल थ्योरी मानी जाती है। ओके, तो ये आपकी बहुत ही जटिल थ्योरी है, जबकि क्लासिकल टेस्ट थियरी है वो बहुत इजी है, कोई भी व्यक्ति उस थियरी को यूज कर सकता है। ओके, और इस तरीके से इस थियरी का यूज करके वो कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रू स्कोर पता कर सकता है। ओके, ऑब्टेन स्कोर जो होते हैं उनमें से एरर भी पता कर पाते हैं। लेकिन आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो हम बोलते हैं ना कि एक जैसे कि हमारे साइकोलॉजी में एक संप्रदाय आता है तो दूसरा संप्रदाय उसका विरोध करके बाहर निकलता है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि संरचनावाद के विरोध में कितने सारे संप्रदाय आए थे, तो बस यही क्लासिकल थियरी जो है उसके विरोध में यहाँ पर आइटम रिस्पॉन्स थियरी काम करती है। ओके, और आइटम रिस्पॉन्स थियरी जो है उसे हम आधुनिक अव्यक्त विशेषता सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम व्यक्त नहीं कर पाते। ओके, तो ये जो आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो हमारी आधुनिक अव्यक्त विशेषता सिद्धांत है, जिसे हम मॉडर्न लेटेंट ट्रेंड थियरी भी बोलते हैं। ओके, और उसे हम क्या है, आधुनिक यानी कि मॉडर्न के रूप में जानते हैं। क्यों, क्योंकि वो ना अभी के समय में वो डेवलप हुई है और उसका यूज़ बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ आपका क्लासिकल टेस्ट थियरी का ही होता है क्योंकि वो इजी है ना, इसलिए। लेकिन अभी आधुनिक समय में जो थ्योरी बनाई गई है वो आपकी आइटम रिस्पॉन्स थियरी। ओके, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्लासिकल टेस्ट थियरी की, तो इसके बेस पर आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी था। चलिए अब बात करते हैं क्लासिकल टेस्ट थियरी को समझने के लिए हमें 3 शब्दों को समझना है। ओके, ये 3 शब्द पर ही पूरी आपकी जो क्लासिकल टेस्ट थियरी ना, ये 3 शब्द पर ही है। ओके, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, 3 यहाँ पर एक ऑब्टेन स्कोर है, आपका ट्रू स्कोर है और एरर स्कोर है। ओके, ये 3
16 के ऊपर है आपकी पूरी की पूरी क्लासिकल टेस्ट थियरी है। ओके, अब देखिए ऑप्टेन स्कोर किसे कहते हैं? प्राप्त अंक। जो भी स्कोर आपने प्राप्त किया है, जैसे कि हमने आगे एग्जाम्पल लिया था ना कि 50 स्कोर आए आपके, तो 50 स्कोर जो है वो आपके क्या हो गए? ऑप्टेन स्कोर हो गए। अब आपको पता चला कि भाई मेरे तो 45 मुझे अच्छे से आते थे और 5 तो मैंने क्या कर दिया था? तुक्का लगा दिया था, है ना। तो ये 45 जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? ट्रू स्कोर हो जाएंगे। ओके, ये क्या है? आपके ट्रू स्कोर है। जबकि ये 5 जो है ना, जो आपको पता है कि ये ना मैंने तुक्का लगाया, तो ये तुक्का वाली बात ना आपकी एरर बन गई। ओके, और ये जो 50 थे वो आपकी क्या है? ऑप्टेंड स्कोर है, ऑप्टेंड स्कोर। ओके, समझ में आ गया? चलिए अभी आगे देखते हैं, इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टेन स्कोर। ऑप्टेन स्कोर होता क्या है? ओके, तो प्राप्त अंक जिसे बोला जाता है हिंदी में, ओके, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टेन स्कोर। ओके, अब देखिए ऑप्टेन स्कोर है, उसको सिर्फ ऑप्टेन स्कोर के नाम से भी नहीं और भी हम देखते हैं, तो जैसे कि हम उसे ना इम्पेरिकल स्कोर भी बोला जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आगे आएगा, आगे हम देखेंगे, अभी ऑप्टेन स्कोर से ही आप उसे देख लो। या तो फिर आप ऑब्जर्वेशन स्कोर भी बोल सकते हो, ऑप्टेन स्कोर भी बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन स्कोर भी बोल सकते हो। ओके, अब देखिए ऑप्टेन स्कोर का तात्पर्य उन अंकों के योग से होता है। ओके, वो जो हमने जो अंक होते हैं उसके योग से होता है, जिससे व्यक्ति जो है ना वो परीक्षण पर प्राप्त करता है, जो टेस्ट पर प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ना एग्जाम देने बैठे हो, कि मान लो कि आप ना पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट देने गए हो, तो एंट्रेंस टेस्ट में मान लो कि आपके 100 क्वेश्चन थे और आपने लगा लिए भाई 70 क्वेश्चन सही लगा लिए। ओके, तो आपको ये 70 जो क्वेश्चन आपने लगाए हैं, ओके, जो सही हुए हैं, तो एक क्वेश्चन के अगर 1 मार्क्स है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आप बोलोगे 70 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो 70 मार्क्स आपको मिले हैं वो आपके क्या हो गए? ऑप्टेन स्कोर हो गए। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि स्वामी से कोई व्यक्ति 70 आइटम्स के सही उत्तर देता है और हर आइटम के उस सही उत्तर 1-1 अंक दिए गए हैं, तो उस व्यक्ति का ऑप्टेन स्कोर कितना होगा? 70 होगा। ओके, अब देखिए ऑप्टेन स्कोर में क्या होगा, अगर इसे हम सूत्र में लिखते हैं तो कैसे लिख पाएंगे? ये ओ मतलब आपका ऑप्टेन स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस आपकी एरर, है ना। अब 70 आपके स्कोर तो आ गए, ऑप्टेन स्कोर आपके आ तो गए, है ना, लेकिन आपको पता है कि 70 में से मान लो कि आपको पता है कि 50 ही आपको आते थे, 20 तो आपने तुक्का लगाया कुछ भी करके, है ना। तो ये तुक्के वाली जो गेसिंग वर्क आपने किया 20 क्वेश्चन का, है ना, फिर भी आपका वो सही हो गया है गेसिंग वर्क। तो ये जो 20 है वो आपकी एरर हो जाएगी और ये जो 50 है वो आपके क्या हो जाएगी? ट्रू स्कोर हो जाएगी। और इन दोनों को मिलाकर आपके जो स्कोर बने हैं वो है आपके ऑप्टेन स्कोर। ओके, तो ऑप्टेन स्कोर मतलब क्या होगा? ट्रू स्कोर प्लस आपकी एरर स्कोर। चलिए अब बात करते हैं ट्रू स्कोर की। तो ट्रू स्कोर कैसे ढूंढा जाएगा, है ना। आपको ये तो पता चल गया कि भाई हमारे ऑप्टेन स्कोर होता है उसमें ट्रू स्कोर भी आता है और एरर भी आती है ना। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपके अंदर जो ट्रू स्कोर है, ट्रू स्कोर कितना है ना। अब वो तो आपको पता है, चलो एक टेस्ट में आपको पता है, लेकिन आप ना 4, 5, 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगे, है ना, एक ही अलग अलग टाइम पर एक ही टेस्ट आप देंगे और आपके अलग अलग स्कोर आएंगे, तो वहां पर आपको ट्रू स्कोर ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढेंगे अपना ट्रू स्कोर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रू स्कोर यानी कि जिसे हम वास्तविक अंक बोलते हैं। ओके, जो हमारा नेचुरली स्कोर है, जो हमारा वास्तविक स्कोर है। ओके, तो वो वास्तविक स्कोर जो होता है उसका तात्पर्य व्यक्ति के वैसे प्राप्तांक यानी कि ऑप्टेन स्कोर से होता है जो संयोग घटनाओं यानी कि चांस इवेंट या परिस्थितियों के सिचुएशन के प्रभाव से मुक्त होता है। हमारा ऑप्टेन स्कोर आगे हमने एग्जांपल लिया 70 आया। ओके, अब देखिए इसमें से 50 ही आपके ट्रू स्कोर थे, 20 तो आपकी क्या था कि आपने तुक्का लगाया था। उस तुक्के के पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, या फिर आपका मूड भी हो सकता है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है किसकी वजह से हमारे ये क्वेश्चन सही हुए, ये हमें
हमें पता नहीं होता है। ओके, तो ट्रू स्क्वायर हमारा क्या होता है कि इसको हम ना ये एरर को दूर करते हैं, तब जाकर हमें ट्रू स्क्वायर मिलता है। तो ट्रू स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें तो देखो कैसे करेंगे उसको, पहले हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते चलिए। ट्रू स्क्वायर का एक सैद्धांतिक मान यानी कि थियोरिटिकल वैल्यू है जो व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान को बतलाता है। व्यक्ति के पास वास्तव में कितने क्वेश्चन उसे आते थे वो हमारा ट्रू स्क्वायर हमें बताता है। ओके, अब वास्तविक अंक का एक रूप मान लिया जाता है ट्रू स्क्वायर को। ओके, चलिए, कुछ परीक्षण विशेषज्ञों यानी कि जो टेस्ट एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्होंने वास्तविक अंक को व्यक्ति द्वारा परीक्षण पर कई प्रयासों में, ओके, बहुत सारे ट्रायल्स देंगे, 1 ट्रायल्स, 2 ट्रायल्स, 3 ट्रायल्स, ओके, तो जितने भी ट्रायल्स में उन्होंने जो ऑप्टेन स्कोर प्राप्त किया है, ओके ओके उन्होंने जो ऑप्टेन स्कोर प्राप्त किया है उसका एवरेज माना जाता है ट्रू स्कोर को। कैसे माना जाता है चले देखते हैं। अभी देखिए, मैंने ना देखो एक टेस्ट लिया, ओके, एक टेस्ट में मेरे ऑप्टेन मान लीजिए कि ऑप्टेन स्कोर मेरे आई ये टेस्ट 1 है। ओके, फिर मैं 5 बार टेस्ट दे रही हूँ, चलो मान लो एक ही टेस्ट को मैं 5 बार दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने पहली बार जब टेस्ट दिया जिसे मैंने O1 बता दिया। अब देखिए पहली बार में मान लो कि मुझे 22 मार्क्स आए, ओके, 25 में से। फिर मेरा दूसरी बार मैंने टेस्ट दिया यानी कि मेरा ऑप्टेन स्कोर वहाँ पर दूसरी बार का मिल गया, 20 मिला। ओके, फिर तीसरी बार मैंने ऑप्टेन स्कोर दिया तो वहाँ पर मेरे 20 बना। ओके, फिर मैं चौथी बार टेस्ट दे रही हूँ तो वहाँ पर मेरा ऑप्टेन स्कोर क्या बन रहा है, तो मान लो कि वहाँ पर 24 बन रहा है। उसके बाद मान लो कि मैं 5वीं बार टेस्ट दे रही हूँ। ओके, तो मेरा ऑप्टेन स्कोर क्या बनेगा, मान लो कि मेरा ऑप्टेन स्कोर आ रहा है 23। ओके, तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 5 बार टेस्ट दिया, 5 बार मेरे अलग अलग स्कोर आ रहे हैं, है ना, सभी में अलग अलग स्कोर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 24 हो गए। ओके, यहाँ पर फिर घट गए, कम हो गए, 23 हो गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में मेरा ट्रू स्कोर था कितना, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इन सभी का क्या करूँगी, एवरेज निकालूंगी। अब जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो आप सबको पता होगा कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, योग कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या है जैसे कि 22 + 20 + 20 + 24 + 23, ओके, इसका हम योग करेंगे और जितनी भी संख्या है टोटल संख्या को हम लिख देंगे। टोटल संख्या कितनी है, ये 1 है, ये 2 है और 3, 4 और 5, है ना। तो हम उसे 5 से क्या करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे और जो भी आपको यहाँ पर स्कोर मिलेगा वो आपकी एवरेज निकलेगी और उसी एवरेज को हम बोलते हैं ट्रू स्कोर। मान लीजिए कि यहाँ पर एवरेज आपकी आ रही है आई थिंक 21 आई। ओके, एग्जाम्पल जस्ट, ओके, मैंने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन नहीं किया है तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन करने का आपका आता नहीं, सिर्फ समझना है कि ट्रू स्कोर आखिर है क्या। ओके, तो यहाँ पर हमने एवरेज निकाल ली। ओके, मान लो कि एवरेज मेरी 21 आई तो वो 21 मेरा क्या हो गया, ट्रू स्कोर हो गया। ओके, वो मेरा क्या हो गया, ट्रू स्कोर हो गया। अब मान लो कि जो मेरे ऑप्टेन स्कोर है, मान लो कि कितने हैं मेरे, मान लो कि मेरे 24 ऑप्टेन स्कोर है। ओके, मेरे कितने हैं, 24 ऑप्टेन स्कोर है। तो यहाँ पर मुझे ट्रू स्कोर में क्या करूँ, मैंने ट्रू स्कोर तो निकाल दिया, अब मुझे एरर निकालनी है ना। तो यहाँ पर देखो टी का मेरे पास वैल्यू है। ओके, मुझे अगर ट्रू स्कोर निकालना है तो मैं इस तरीके से ट्रू स्कोर निकाल देती हूँ। ओके, ऑप्टेन वैल्यू मेरी 24 है, माइनस ही है। ओके, ट्रू स्कोर मैंने अभी यहाँ पर निकाल लिया 21। ओके, इज इक्वल टू 24 माइनस ही। ओके, अब देखिए एरर कैसे निकलेगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए ये जो 21 है इसको मैं यहाँ पर ला दूंगी और ये एरर वाला है इसे यहाँ पर ला दूंगी। तो ई इज इक्वल टू 24 माइनस 21, ये जो यहाँ से यहाँ इक्वल की
दूसरी पार जाता है ना, तो प्लस साइन वाला होता है वो माइनस में चला जाता है, माइनस वाला प्लस में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो मेरी एरर कितनी आ रही है, 24 में से 21 जाएगा तो 3 एरर आएगी मेरी, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम ट्रू स्क्वायर निकालते हैं तो ट्रू स्क्वायर इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ऑप्टन स्क्वायर जो आपके पास है, और आपके पास अगर मान लो कि एरर आपको पता है, ओके, तो ऑप्टन स्क्वायर में से आप एरर को माइनस कर देंगे तो आपका ट्रू स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं क्लासिकल डिस्क थियरी को। ट्रू स्क्वायर थियरी इसीलिए कहते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, ट्रू स्क्वायर को निकालते हैं। ओके, उसको ज्ञात करते हैं कि आखिर में हमारा ट्रू स्क्वायर क्या है, इसीलिए इस थियरी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्क्वायर थियरी भी बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ट्रू स्क्वायर होता ही होता है। आप जब भी एग्जाम देंगे ना तो आपके ऑप्टेन स्कोर जो होंगे ना, तो उसमें अगर देखो एरर नहीं आती है तो आपके ऑप्टेन स्क्वायर है वही आपके ट्रू स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन अगर कोई एरर आई है तो उसका मतलब है कि आपका ट्रू स्क्वायर एक तो होगा ही। ओके, एक तो आपका वैसे भी होगा एक, मान लीजिए कि आज आपने टेस्ट लिया, दूसरी बार टेस्ट ले रहे, तो सेम स्क्वायर तो आपके नहीं ही आएंगे, है ना, मोस्टली नहीं आते हैं ना, कभी कभी ऐसा बन जाता है कि आ जाता है। अगर आ जाता है सेम स्क्वायर आते हैं तो उसमें कोई आपकी एरर नहीं है, अगर नहीं आते तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या है, आपकी एरर है। तो एरर होगी तो वो आपका ट्रू स्क्वायर तो वहां पर होगा ही होगा, वरना आपका ऑप्टेन स्क्वायर ही आपका ट्रू स्क्वायर बन जाएगा, है ना, एरर नहीं आएगी तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के पास क्या होता है, एक ट्रू स्क्वायर होता है जो मेजर में, ओके ओके, जो मेजर में कोई त्रुटि यानी कि एरर नहीं होने पर प्राप्त किया जाएगा। आपकी कोई भी एरर, वहां से आपने जो भी एरर होगी उसे आप निकाल दोगे तो आपको आपके ट्रू स्क्वायर मिल जाएंगे। जैसे कि हमने आगे एवरेज निकाली ना, तो एवरेज निकालने से क्या होता है कि हमारी जो एरर होगी वो सारी निकल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एरर स्क्वायर की। ओके, एरर स्क्वायर अब आपको पता चल गया होगा कैसे निकाला जाता है ना। तो एरर स्क्वायर क्या होता है, एरर स्क्वायर यानी कि त्रुटि अंक से तात्पर्य है कि वैसे अंक से होता है जो ऑप्टेन स्क्वायर तथा उसके सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान का मतलब क्या होता है, थियोरेटिकल वैल्यू बोलते हैं ना, तो थियोरेटिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम ट्रू स्क्वायर बोलते हैं ना, आगे हमने बताया आपको। तो ऑप्टेन स्क्वायर और जो आपका ट्रू स्क्वायर है ना उसके बीच में कितना डिफरेंस है वही आपको बताता है आपकी एरर ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने मान लो कि आपके ऑप्टेन स्क्वायर 80 आया है। ओके, और आपका ट्रू स्क्वायर आपको मिल रहा है 77, तो आप क्या करोगे, 80 में से 77 को क्या करें, बाद कर देंगे, यानी कि उसे माइनस करेंगे, उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस निकल रहा है। ओके, तो जो भी डिफरेंस आपको मिल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, एरर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो एरर स्क्वायर ढूंढना भी बहुत इजी है, अगर आपके पास ट्रू स्क्वायर है, ऑप्टेन वैल्यू है, ओके, तो उसकी बेस पर आप एरर स्क्वायर प्राप्त कर पाते। तो यहाँ पर देखो अगर हम फॉर्मूला लगाते तो इस तरीके से लगा सकते हैं कि E इज इक्वल टू O माइनस टी। ई का मतलब क्या होगा, एरर, ओ का मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्टेन स्क्वायर, और टी का मतलब होगा हमारा ट्रू स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम एरर निकाल सकते हैं। सभी प्रयासों में आने वाली जो एरर स्क्वायर होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लीजिए कि आपने ये पहली बार ट्राई किया, फिर ये आप दूसरी बार ट्राई कर रहे, ये तीसरी बार ट्राई कर रहे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, पहली बार जो मान लीजिए कि पहली बार आपके 33 मार्क्स आए। ओके, 33 मार्क्स में से आपको पता है कि मैंने 30 क्वेश्चन ही मुझे आते थे, बाकी के मैंने तुक्के लगा लिए, है ना, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके स्कोर बढ़ गए, या तो फिर मान लो कि घट गए, कम हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो एरर आती है, पहली बार के टेस्ट में जो एरर आई होगी, तो दूसरी बार में मान लो कि दूसरी बार में भी आपकी एरर आती है, तो दूसरी बार की एरर मान लो कि यहाँ पर आपके 35 मार्क्स आए। ओके, तो यहाँ पर जो एरर आएगी वो पहली बार में जो एरर आई है उसके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि स्वतंत्र होगी, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि मान लो कि आप ना कोई एग्जाम देने गए, ओके, तो आपने मान लो कि पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम देने, पहली बार आपने एंट्रेंस एग्जाम दी। ओके, तो यहाँ पर आपके स्कोर जो बन रहे थे, फिर दूसरी बार आप एंट्रेंस टेस्ट, मान लो कि पहली बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो दूसरी बार भी आपको
आपने अप्लाई किया और दूसरी बार आप टेस्ट देने गए, ओके, तो दूसरी बार आपके जो स्कोर आए हैं उसमें जो एरर आ रही है और पहली बार आपने जो स्कोर आए थे उसमें जो एरर आई थी, वो दोनों एरर सेम नहीं होगी, ओके। एक ही वजह से आपके स्कोर में बढ़ावा या कमी नहीं हुई होगी, है ना। दोनों में रीज़न अलग अलग होंगे। मान लो कि पहली बार एग्ज़ाम देने गए थे तो आपके अंदर बहुत ही हाव था, बहुत ही डर था, है ना। आप बहुत ही भयभीत थे कि क्या यार क्या होगा, पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, कैसे पास कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में चल रहे थे और आप एग्ज़ाम देने गए तो उसकी इफ़ेक्ट ना आपके एग्ज़ाम पर पड़ी, ओके। तो जो चीज़ें आपको आती थी वो भी आप ना थोड़ी-सी भूल गए या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको आंसर याद नहीं आ रहे थे, है ना। और जब आंसर याद आया तब टाइम ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम का, है ना। तो ये सारी बहुत सारी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई होगी कोई भी, ओके। तो उसकी वजह से वहाँ पर आपके जो स्कोर बन रहे थे वो आपके जहाँ पर वो जो कंडीशन आपके सामने खड़ी थी उसकी वजह से आपके स्कोर कम हुए या फिर ज़्यादा हो गए, ओके। अब देखिए दूसरी बार आप टेस्ट देने जाते हैं तो वही की वही कंडीशन तो आपके साथ नहीं होगी ना। पहली बार आपने मान लो कि पहली बार आप बहुत ही घबरा गए थे टेस्ट देने में, है ना। आपको लग रहा है तो पहली बार दे रहे हो ये वो, है ना। तो दूसरी बार तो आप ये वही कंडीशन वहाँ पर नहीं होगी ना। पहली बार में आपको जो चीज़ें परेशान कर रही थी वही चीज़ आपको दूसरी बार परेशान नहीं करेगी। आपने पहले मान लीजिए कि पहली बार में आपको लगता था कि हाँ, कि मुझे टेस्ट में घबराहट हो रही है, मेरा क्या होगा ये सो, तो दूसरी बार में आपको एक्सपीरियंस है पहली बार का, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया है, ओके। तो वहाँ पर एरर उसकी वजह से नहीं आ सकती है, ओके। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि आप जितने भी प्रयास करें, एक प्रयास करें, ओके। यानी कि पहली बार आपने एंट्रेंस टेस्ट दी, दूसरी बार एंट्रेंस टेस्ट दे रहे, तीसरी बार एंट्रेंस टेस्ट दे रहे, ओके। तो जितनी बार आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें जो भी एरर्स आ रही है वो एरर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगी, वो अलग अलग होगी। मान लो दूसरी बार आप जा रहे थे घर से और रास्ते में मान लो कि आपको ना आप रिक्शा में जा रहे थे, रिक्शा का टायर पंचर हो गया, आपका टाइम बहुत लेट हो गया, आप पहुंचने में बहुत देर हो गई है ना आपको। तो उसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन की स्थिति में आपने क्या किया, टेस्ट आपका जो था वो जो आपको आता था वो भी आप डिप्रेशन की वजह से क्या हो गया, वो भूल गए, है ना। उसकी वजह से आपके टेस्ट के स्कोर जो थे वो खराब हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुई, दूसरी बार में कंडीशन अलग थी, पहली बार में कंडीशन अलग थी। तो पहली बार की कंडीशन में जो स्कोर बिगड़े हैं आपके या सुधरे हैं, है ना, दूसरी बार की कंडीशन में आपके जो स्कोर है खराब हुए या अच्छे हुए, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होंगे। यानी कि दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे एक दूसरे से, ओके। डिपेंडेंट नहीं होंगे दोनों एक दूसरे पर, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ओके। और विशिष्ट भी होंगे, स्पेसिफिक भी होंगे, है ना। वैसे भी दोनों स्वतंत्र है तो वो दोनों में अलग अलग चीजें हैं, है ना। पहली बार में अलग चीज थी आपके सामने आ गई थी, दूसरी बार में दूसरी कंडीशन आपके सामने अलग सी आ गई थी जिसकी वजह से एरर आई, है ना। और यूनिक होती है, अद्वितीय होती है जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं, ओके। असर्शन रीजन में क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी आप प्रयास कर रहे हो, ओके, टेस्ट में, तो वहाँ पर आपकी जो एरर स्कोर आती हैं, जो भी टेस्ट जितने भी प्रयास कर रहे हो उन प्रयासों में जो भी एरर स्कोर आपके आ रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होंगे। वो एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, स्पेसिफिक होंगे, यूनिक होंगे, ओके, अद्वितीय होंगे, विशिष्ट होंगे, ओके, याद रखना है। अब देखिए त्रुटि अंक जिसे हम एरर स्कोर कहते हैं वो रैंडम होते हैं। क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। रैंडम होते हैं यानी कि हमें पता नहीं चलता कहाँ से आ जाते हैं, ओके। किसे कहीं से भी आ सकते हैं, कौन से सिचुएशन से आए वो भी हमें नहीं पता होता है, ओके। और कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सारा कुछ भी हमें पता नहीं होता है, ये एरर जो आते हैं उसके बारे में, ओके। तो ये हमारा रैंडम होता है, एरर जो होती है वो क्या होती है, रैंडम होती है, ये बात याद रखना। एरर होती है वो रैंडम होती है। फिर हमारी जितने भी प्रयास होते हैं उनमें हर एक एरर जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, स्पेसिफिक होती है, यूनिक होती है, ओके। ये आपको याद रखना है एरर स्कोर के बारे में। चलिए अब देखिए ऑप्टेन स्कोर के दो भाग हो गए।
आपने देखा ऑप्टेन स्कोर आपको कब मिलेगा, जब आपको आपका ट्रू स्कोर मिलेगा, आपकी एरर मिलेगी, है ना। इन दोनों को साथ मिलाएंगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा, आपका ऑप्टेन स्कोर मिलेगा। ओके, तो उसके दो भाग हो गए, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, जिसे हम बोलते हैं ट्रू स्कोर और एरर स्कोर। ऑप्टेन स्कोर में दोनों तरह के अंक क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ये दोनों सम्मिलित होंगे तब जाकर आपको ऑप्टेन स्कोर मिल रहा है। ओके, ये सिंपल सी बात है जो हमने आगे बात बताई। ट्रू स्कोर और एरर स्कोर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए आगे हमने क्या बताया कि एरर जो होती है ना, हर एक प्रयास में फर्स्ट प्रयास किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, ओके, तो उसमें जो भी हर बार एरर आई थी वो एरर ना एक दूसरे से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि वो एक दूसरे को किसी भी तरह का उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ओके, वो दोनों अलग होगी, विशिष्ट होगी अपनी अपनी जगह पर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि जितने भी प्रयासों में जो एरर के बीच में ये भी इंडिपेंडेंट होती है। ओके, दोनों एरर के साथ भी इंडिपेंडेंट होती है, और एरर जो होती है ना वो ट्रू स्क्वायर के साथ भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उसके साथ भी वो रिलेट नहीं हो पाती। ओके, एरर के साथ भी नहीं रह पाती, और एरर जो होती है वो ट्रू स्क्वायर के साथ भी नहीं रह पाती, है ना। ऐसे हमारी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ना किसी के साथ भी नहीं बनती होती है ना, अपने पड़ोसियों के साथ भी नहीं बनती होती, अपने घर के परिवार के साथ भी नहीं बनती होती है। ओके, तो जैसे कि मान लो कि घर के परिवार के साथ नहीं बन रही है, तो उसका मतलब है कि वो एरर के बीच में वो इंडिपेंडेंट है। ओके, एक एरर दूसरी एरर के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट है। और अगर पड़ोसी के साथ मान लो कि नहीं बन रही है, तो उसका मतलब मान लो कि पड़ोसी और आप, पड़ोसी है आपका ट्रू स्क्वायर और आप है एरर। ओके, तो ट्रू स्क्वायर के साथ भी आपकी नहीं बन रही, यानी कि पड़ोसी के साथ भी आपकी नहीं बन रही। ओके, तो ये भी आपके ट्रू स्क्वायर और एरर स्क्वायर जो होते हैं ना, वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और एक एरर दूसरे एरर से भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ओके, चलो यहाँ पर यही बात है, ऑप्टेन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रू स्क्वायर प्लस एरर स्क्वायर। ओके, चलो अब बात करते हैं जो स्पीयरमैन ने जो थियोरी दी थी, जो मॉडल दिया था ना, उस मॉडल को समझते हो। क्या आगे हमने बताया था ना कि जो क्लासिकल शब्द होता है वो सिर्फ कालक्रम के मॉडल के अनुसंधान में नहीं होता है, ये बात हमने बताई थी ना। तो ये जो मॉडल दिया था स्पीयरमैन ने, उस मॉडल की बात करते, तो उस मॉडल को नाम है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। स्पीयरमैन ने परीक्षण स्क्वायर के लिए, ओके, तो परीक्षण स्क्वायर हमारा कौन सा होगा, परीक्षण स्क्वायर हमारा ऑप्टेन स्क्वायर होगा, है ना। तो परीक्षण स्क्वायर के लिए एक बहुत ही सरल मॉडल प्रस्तावित किया है, उन्होंने एक मॉडल दिया। ओके, जो उन्होंने पता लगाने के लिए जो काम किया था ना, तो उसमें उन्होंने एक मॉडल दिया था, और मॉडल का नाम था क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, अब देखिए उन्होंने जो मॉडल दिया था वो एकदम सिंपल सा था, सरल था। ओके, जिसे हम शास्त्रीय रैखिक प्रतिगमन मॉडल कहते हैं। हिंदी में बहुत ऐसे ऐसे नाम आपको अलग अलग से मिल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश याद रखना है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, इस मॉडल में ये माना जाता है कि एक विशेष परीक्षण अंक, पर्टिकुलर टेस्ट स्कोर, या फिर हम उसे बोलते हैं अनुभवजन्य अंक, जिसे हम इम्पिरिकल स्कोर बोलते हैं। अब देखिए इम्पिरिकल स्कोर के बारे में मैंने आगे आपको बताया था ना, क्या बताया था कि हमारा जो ऑप्टेन स्कोर था ना, अभी तक हम बोल रहे थे ऑप्टेन स्कोर, तो ये जो हमारा ऑप्टेन स्कोर है ना, उसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल स्कोर, उसी को हम बोलते हैं पर्टिकुलर टेस्ट स्कोर। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो स्पीयरमैन ने मॉडल दिया ना, उसमें उन्होंने जो ऑप्टेन स्कोर का जो हम ओ लिख रहे थे ना, उसकी जगह उन्होंने लिख दिया एक्स। ओके, जो कैपिटल एक्स है ना, तो कैपिटल एक्स के रूप में उन्होंने क्या किया है, हमारा जो ऑप्टेन स्कोर था उसी को इम्पिरिकल स्कोर माना है, पर्टिकुलर टेस्ट स्कोर माना है, और उसको उन्होंने कैपिटल एक्स में बताया है। ओके, तो ये जो कैपिटल एक्स में जो है वो दो वेरिएबल उसके होते हैं। ओके, जो इम्पेरिकल स्कोर होते हैं उसके कितने वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका ट्रू स्कोर और दूसरा होता है एरर स्कोर। ओके, चलिए त्रुटि अंक यानी कि एरर स्कोर ऐसी चीज़ों के कारण हो सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। ओके, अब देखिए जो एरर आ रही है ना,
तो एरर स्कोर जो होते हैं वो क्या होता है कि जिस पर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है ना। आपने देखा कि आपका दिमाग अच्छा नहीं था, आपका मूड अच्छा नहीं था, आप टेस्ट देने बैठे हैं ना, आप बहुत कोशिश की कि भाई मैं अपने डिप्रेशन को हटा दूं और अपना सारा फोकस अपने टेस्ट पर करूं, लेकिन क्या होता है टेस्ट पर जैसे ही फोकस करने बैठ जाते हो ना, तो वो जो भी आपका डिप्रेशन है ना वो कूद कर आपके सामने आ जाता है ना, और आपको परेशान करता है, जैसे कि आपको परेशान करने में उसको बहुत ही मजा आता हो, है ना। तो उस तरीके से डिप्रेशन आपको क्या कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ओके, जिसकी वजह से आपका जो टेस्ट है वो खराब हो रहा है ना। तो यहाँ पर उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि हमारे डिप्रेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कोशिश तो करते हैं कि डिप्रेशन को हटा ले और टेस्ट पर अपना ध्यान लगाए, लेकिन फिर भी ना डिप्रेशन इतना जिद्दी है ना, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें सताने में ही लगा हुआ है, वो सीरियस नहीं हो पाता है और वो आपको क्या करता है, परेशान करता है। उसको बहुत मजा आता है परेशान करने में ना। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते ना तो उनको चैन नहीं पड़ता है ना, उनका दिन ही नहीं जाता, किसी ना किसी का क्या करते, किसी ना किसी को परेशान करते रहते हैं। तो ये डिप्रेशन वगैरह जो भी एरर होती है ना, वो एरर भी ऐसी होती है, तो उस पर ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, ओके। तो एरर स्कोर जो होता है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हमारे नियंत्रण के बाहर होता है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि एरर स्कोर पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ओके। अब देखिए, इसलिए जो माप त्रुटि जिसे हम मेजरमेंट एरर कहते हैं, उसका डिटरमाइनिंग करने के लिए क्लासिकल टेस्ट थियरी जिम्मेदार है, ओके। इसीलिए हम एरर पर तो हम नियंत्रण नहीं कर पाते ना, एरर पर जो एरर आ रही है, एरर स्कोर बन रहे हैं हमारे, उन पर तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उसका तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ये क्लासिकल टेस्ट थियरी को लाया गया, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, उसको ना जो भी हमारे स्कोर मिलते हैं उसमें से हम उसके जो एरर के जो स्कोर होते हैं ना, उसे निकाल देते हैं, ओके। और फिर हम ट्रू स्कोर निकाल देते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि सच में हमारे ट्रू स्कोर कितना है, ओके। तो ये हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये बात बताता है क्लासिकल टेस्ट थियरी के बारे में, ओके। चलो, उसका फार्मूला है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर टेस्ट स्क्वायर, जिसे हम ऑप्टेन स्क्वायर बोलते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टेन स्क्वायर है, एक्स हमारा क्या है, ऑप्टेन स्क्वायर है, ओके। फिर यहाँ पर कैपिटल वी दिया है आपको, कैपिटल वी का मतलब क्या होगा, आपका ट्रू स्क्वायर हो गया, और जो स्मॉल ई दिया ना वो आपका क्या होगा, एरर स्क्वायर होगा, ओके। जो फॉर्मूला हमने आगे लगाया था ना, ऑप्टेन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रू स्क्वायर प्लस एरर, बस यही बात है। ऑप्टेन स्क्वायर की ओ की जगह यहाँ पर एक्स लगा दिया गया है, ओके। टी की जगह पर यहाँ पर कैपिटल वी लगा दिया गया है, और कैपिटल ई की जगह यहाँ पर स्मॉल ई लगा दिया गया, ओके। तो बस सेम बात है यहाँ पर। चलो, अब उसकी अजम्पशन की बात करते हैं, तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन की अजम्पशन क्या है, ओके, उसको देखते हैं। तो देखिए, जो ट्रू स्क्वायर है वो ट्रू स्क्वायर हमारा इंपेरिकल स्क्वायर, देखिए ट्रू स्क्वायर को हमने क्या बताया, अभी आगे वी बताया है ना, कैपिटल वी बताया, और इंपेरिकल स्क्वायर को क्या बताया हमने, तो कैपिटल एक्स बताया, ओके, जिसे हम ऑप्टेन स्क्वायर बोलते हैं ना। तो उसकी जो हमारी जो इंपेरिकल स्क्वायर है उसकी एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, वो है हमारा ट्रू स्क्वायर, ओके। अगर उसे हम देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ये जो वी है वो हमारा ट्रू स्क्वायर है, ओके, और इंपेरिकल स्क्वायर जो हमारा होता है, ओके, उसकी एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, ओके, जहाँ से हमें क्या मिलता है, ट्रू स्क्वायर मिलता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति का सही अंक यानी कि उसके जो ट्रू स्क्वायर होता है ना, उसी परीक्षा का क्या होते हैं, औसत अंक यानी कि एवरेज स्कोर मिलता है, ओके। जो हमने आगे बताया था ना आपको कि हमने पहली बार टेस्ट दिया वो 1 लिख दिया, ओके, दूसरी बार हमने टेस्ट लिया वो 2, और तीसरी बार टेस्ट दिया वो 3, चौथी बार टेस्ट लिया वो 4, ओके, पांचवी बार हमने टेस्ट लिया वो 5। फिर हमने यहाँ पर आपको बताया कि इतना स्कोर आया पहली बार में, दूसरी बार में इतना स्कोर आया, तीसरी बार में इतना स्कोर आया, चौथी बार में इतना स्कोर आया, पांचवी बार में इतना स्कोर आया। तो ये सारे स्कोर को हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, और उस एवरेज को हम मान लेते हैं कि भाई हमारा ये क्या है, ट्रू स्कोर है, ओके। और जिसकी वजह से हम ना उसे क्या करते हैं, ऑप्टेन स्कोर में से उसे ट्रू स्कोर को निकाल कर एरर ढूंढ लेते
होते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ट्रू स्कोर जो होती है वो हमारी जो भी परीक्षा यानी कि जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट का औसत अंक होता है, यानी कि एवरेज स्कोर होता है। ओके, चलिए अब देखिए दूसरी एजम्पशन है कि ट्रू स्क्वायर की संख्या और इन स्क्वायर को प्रभावित करने वाली त्रुटियों यानी कि एरर्स के बीच कोई संबंध नहीं होता है। ये बात बताई थी ना हमने आगे, क्या बताया था कि ट्रू स्क्वायर और जो एरर आती है ना, उस एरर के बीच में कोई संबंध नहीं। जैसे कि ट्रू स्क्वायर को हमने क्या बताया, पड़ोसी बताया है ना, और एरर को हमने खुद को बताया। ओके, मान लो अभी एग्जाम्पल के तौर पर कि हम खुद है एरर। ओके, और हमारी ना पड़ोसी से बनती नहीं है मान लो, तो पड़ोसी हमारा ट्रू स्क्वायर है, हम एरर है। ओके, तो हमारे पड़ोसी के साथ बनती नहीं है, तो हम दोनों क्या है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी हमारा संबंध है ही नहीं। ओके, तो हम दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते। तो यहाँ पर यही बात बताएगी, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है कि आर, आर का मतलब होगा क्या, आर हमारा कोरिलेशन है, क्या है, कोरिलेशन। ओके, और ई हमारा क्या है, ई हमारा एरर है, और वी हमारा क्या है, ट्रू स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा ट्रू स्क्वायर और ये हमारी एरर दोनों क्या है, अलग अलग है। ओके, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। जब भी हम कोई किसी के बारे में कोई संबंध नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जीरो आ जाता है ना। यानी कि हम मानते हैं कि चलिए ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना। इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये दोनों ना कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, उनकी बनती ही नहीं। जब बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप से है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, जीरो है। ओके, तो ये आपको अजम्पशन बताती है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। ओके, चलिए तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ट्रू स्क्वायर और एरर इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। चलो, उसके बाद तीसरी अजम्पशन है कि किसी विशेष परीक्षण में माप त्रुटियां यानी कि मेजरमेंट एरर अंतर परीक्षण में माप त्रुटियों से संबंधित नहीं है। ओके, एक परीक्षण पर की गई त्रुटियां दूसरे परीक्षण में की गई त्रुटियों के साथ सहसंयोजक नहीं होगी, यानी कि कोवेरिएंट नहीं होगी। यही बात आगे बताई थी हमने, क्या बताई थी कि हमने फर्स्ट ट्राई किया, सेकंड ट्राई किया, थर्ड ट्राई किया, फर्स्ट ट्राई की एरर आई, सेकंड ट्राई की एरर आई, थर्ड ट्राई की एरर आई, तो ये जो एरर आ रही है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इनके बीच में भी किसी भी प्रकार एरर और एरर के बीच में भी कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, और ट्रू स्क्वायर और एरर स्क्वायर के बीच में भी किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है। ओके, यानी कि उनके बीच में भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो यही बात यहाँ पर है, आर का मतलब है कोरिलेशन, ये एक्स का मतलब है ये हमारी फर्स्ट टेस्ट की एरर है। ओके, ये हमने दूसरी बार टेस्ट दिया उसकी एरर है, तो ये क्या है, एरर एक दूसरे से, एक एरर दूसरी एरर से क्या है, स्वतंत्र है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जब किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है उसका मतलब होता है जीरो होता है। ओके, ये अजम्पशन होती है आपकी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन, ये बताता है। ओके, चलो अब बात करते हैं क्लासिकल टेस्ट थियरी। जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन जो आपकी मॉडल था। ओके, हमने आगे देखा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसके बेस पर हमारी क्लासिकल टेस्ट थियरी आई। तो उस थियरी की, क्लासिकल टेस्ट थियरी की भी अजम्पशन है, जो आगे सारी पढ़ी ना वही की वही दोबारा यहाँ पर आ गई है। तो चलिए उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, किसी व्यक्ति के भीतर माप त्रुटि यानी कि मेजरमेंट एरर का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। ओके, ये अजम्पशन करती है क्लासिकल टेस्ट थियरी। ओके, अजम्पशन का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा की जाती, पहले से क्या होती है, पूर्व धारणा, पहले से कल्पना की जाती कि ऐसा कुछ होगा, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, फिर भी ऐसी अजम्पशन रखी जाती है। ओके, तो क्लासिकल टेस्ट थियरी की जो अजम्पशन है, जो धारणा रखी गई है, वो यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति की जो भी एरर आती है, उस व्यक्ति के जो जितने भी ट्रायल
होते हैं ना, हमने बात की, तो उन ट्रायल के बीच में जो भी एरर आती है उनके बीच में क्या होगा, उनका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब देखिए कैसे हो सकता है, आपने तो देखा कि आपने पहली बार टेस्ट दिया तो उसमें जो स्कोर आए वो दूसरी बार आएंगे ही आएंगे वैसे के वैसे, ये तो ज़रूरी नहीं होता ना। वैसे बहुत कम लोगों को ऐसा आता है कि पहली बार जो टेस्ट दिया और दूसरी बार वही टेस्ट देते हैं तो उन दोनों का स्कोर सेम आता है, वो तो बहुत कम बनता है ना। फिर भी यहाँ पर ये जो क्लासिकल टेस्ट थियरी है वो ये अजम्स करती है कि भाई यहाँ पर ना जो भी व्यक्ति है कितनी भी बार मान लो कि ट्राई कर ले, लेकिन उनके बीच में कोई भी एरर नहीं आएंगी। ओके, उसका जो एरर होती है ना उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगा। ओके, यानी कि उनके बीच में कोई भी एरर नहीं होगी, ये मानकर क्लासिकल टेस्ट थियरी चलती है। ओके, दूसरी है कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन में व्यक्तियों के बीच जो मेजरमेंट एरर का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो भी 0 होगा। ओके, हमने मान लो कि जो ग्रुप है, ओके, तो ग्रुप के बीच में भी जो एरर आएगी वो भी क्या आएगी, वो भी 0 आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने आज मान लो कि जिन लोगों पर टेस्ट लगाए दूसरी बार उन लोगों पर टेस्ट लगाएंगे तो उनका जो टोटल स्कोर बन रहा है उनके बीच में भी जो एरर आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पर भी 0 नहीं आएगी, वो तो सही नहीं होता है ना, उसमें तो गलत हो जाता है ना। किसी का मान लो कि अभी टोटल स्कोर मान लो कि किसी ग्रुप का आ रहा है 300 आ रहा है। ओके, दूसरे ग्रुप का मान लो कि आ रहा है उसी ग्रुप का दूसरी बार अगर मान लो कि आ रहा है 350। ओके, तो यहाँ पर तो एरर आएगी ना, सेम तो एरर रहने वाली नहीं है ना, तो सेम स्क्वायर नहीं रहने वाले, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर एरर आएगी। लेकिन क्लासिकल टेस्ट थियरी ये मानती है कि नहीं भाई, एरर किसी भी प्रकार की नहीं आएगी और हमारी जो एरर है वो 0 होगी, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या होगा, वो 0 होगा। ओके, ये क्लासिकल टेस्ट थियरी ऐसा मानकर चलती है। अब देखिए, ट्रू स्क्वायर जो है पॉपुलेशन में मेजरमेंट एरर के साथ को अनकोरिलेटेड होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होती है कि जो ट्रू स्क्वायर होता है वो मेजरमेंट एरर के साथ क्या होता है, अनकोरिलेटेड होता है, यानी कि उससे संबंधित नहीं होता है। ये बात तो हम मानते हैं। ओके, चलिए, व्यक्ति में ऑब्जर्व स्क्वायर का जो वेरिएंस आता है वो ट्रू स्क्वायर और मेजरमेंट एरर के जो वेरिएंस आता है उसके योग के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है जी, देखिए हमने क्या बताया था कि ऑप्टेन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रू स्क्वायर प्लस एरर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारा ऑब्जर्व स्क्वायर यानी कि हमारा ऑप्टेन स्क्वायर है। ओके, अगर हमारे वेरिएंस का मतलब है कि वो कितने स्क्वायर जो है वो कितने एरिया में फैले हुए है ना, तो उसी को वेरिएंस बोलते हैं। तो हमारा जो वेरिएंस आ रहा है, मान लीजिए कि हमारा ऑप्टेन स्क्वायर का जो वेरिएंस है, ओके, जो ऑप्टेन स्क्वायर जिसे हम ऑब्जर्व स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, तो ऑब्जर्व स्क्वायर का जो वेरिएंस आ रहा है तो उसका मतलब है कि ट्रू स्क्वायर का जो वेरिएंस आता है प्लस आपकी एरर स्क्वायर का जो वेरिएंस आता है ना, इन दोनों का जो सम करते हैं तो आपका मिल जाता है आपको ऑब्जर्व स्क्वायर का वेरिएंस। ओके, समझ में आया वेरिएंस के बारे में। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में भी बात की जाएगी तो भी आपको यही मिलेगा कि आपकी ऑब्जर्व स्क्वायर का स्टैंडर्ड डिविएशन है, ओके, इज इक्वल टू ट्रू स्क्वायर का स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस आपका एरर स्क्वायर का स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो इस तरीके से आपको मिलेगा जो भी आपका ऑब्जर्व स्क्वायर है उसका वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, चलो अब आगे विभिन्न परीक्षणों की माप त्रुटियां यानी कि मेजरमेंट एरर जो होती हैं वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होती है। ओके, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उनकी जो मेजरमेंट एरर आती है वो भी एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं होती है, वो हमने आगे बात कर ली आपको। ओके, चलिए, ये अजम्पशन मानकर चलती है आपकी क्लासिकल टेस्ट थियरी। चले, इन सभी धारणाओं को, ओके, यहाँ पर जो अजम्पशन है उनको आमतौर पर हम मानते हैं कि वीक अजम्पशन है। ओके, ये क्या है, वीक अजम्पशन है। वीक अजम्पशन का मतलब होता है कि कमजोर धारणाएं हमने बना ली है। ओके, क्यों, क्योंकि ऐसी जो अजम्पशन होती है ना वो अधिकांश मोस्टली जो डेटा होते हैं उसमें सही होने की संभावना होती है, यानी कि इसका जो
ऐसी अजम्पशन को मानकर अगर हम चलते हैं तो इसका यूज़ कोई भी कर सकता है। ओके, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एरर बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना, एरर 0 होगी। तो ये तो कैसे हो सकता है ना, एरर तो आने ही वाली है ना। आपका पहली बार जो स्कोर आया है वो दूसरी बार आएगा ही आएगा, वो तो ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके स्कोर डिफरेंस आने वाले हैं, तो उसका मतलब है आपकी एरर तो आनी ही तय है ना। लेकिन यहाँ पर क्लासिकल टेस्ट थियरी ये अजम्स करके चलती हैं कि भाई नहीं, एरर बिल्कुल भी नहीं आएगी, 0 होगी। ओके, तो इसीलिए इसे वीक अजम्पशन भी माना जाता है। और इस जो अजम्पशन के साथ अगर हम क्लासिकल टेस्ट थियरी हम क्लासिकल टेस्ट थियरी का यूज़ करते हैं, ओके, इसकी अजम्पशन को लेकर हम क्लासिकल टेस्ट थियरी का जब यूज़ करते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। अगर आपको भी बताया जाए तो भी आप क्लासिकल टेस्ट थियरी का यूज़ करके ट्रू स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ऑब्टेन स्क्वायर भी निकाल सकते हो, ओके, एरर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना। इसलिए इसे वीक अजम्पशन माना जाता है। सीटीटी त्रुटियों यानी कि एरर को रैंडम मानता है। ओके, क्लासिकल टेस्ट थियरी जो है वो क्या एरर को क्या मानता है, रैंडम मानता है। मैंने आगे बताया ना, रैंडम होती है एरर, हमें पता नहीं होती कहाँ से आएगी और कहीं से आएगी। ओके, फिर देखिए एरर जो होती है वो समान रूप से क्या होती है, पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। अगर आपका मूड अच्छा है, आप खुश हो, ओके, और उसकी वजह से आपने स्कोर अच्छे कर दिए, तो उसका मतलब है कि आपकी जो एरर है वो पॉजिटिव है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है और आपके जो स्कोर है वो कम हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी जो एरर है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हो सकती है। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलें, त्रुटियों यानी कि एरर्स का ट्रू स्क्वायर या अन्य परीक्षणों की त्रुटियों से कोई संबंध नहीं होता। ये तो हमने बताया ना, ट्रू स्क्वायर और एरर स्क्वायर के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। ओके, दोनों अलग अलग है। ओके, और एरर और दूसरे, एक टेस्ट की एरर दूसरे टेस्ट की एरर, दोनों भी, उनके बीच में भी कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है। ओके, उनके बीच में भी कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों भी क्या है, अलग है। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट की। ओके, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट किसे कहेंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसईएम। ओके, तो एसईएम एक माप होता है कि वो ये बताता है कि कितने माप परीक्षण जो हमारा जो स्क्वायर बना है, ऑप्टेन स्क्वायर बना है, ओके, वो ट्रू स्क्वायर के आसपास फैले हुए होते हैं। ओके, कितने हमारे ऑप्टेन स्क्वायर है जो हमारे ट्रू स्क्वायर के आसपास फैले हैं, है ना। जैसे कि हम एनपीसी ड्रॉ करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना एनपीसी ड्रॉ, ऐसे एनपीसी ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर ना हमारा मीन होता है बीचों बीच। तो यहाँ पर मीन से हम ये पता लगाते हैं, मीन हमारा क्या होगा, मीन हमारा ट्रू स्क्वायर होगा, है ना। मीन ही तो निकाला हमने, एवरेज निकाली, उसका मतलब क्या है कि वो ट्रू स्क्वायर निकाला हमने, है ना, एवरेज निकाली, वो हमारी मीन होता है। तो यहाँ पर हमारा बीचों बीच हमारा ट्रू स्क्वायर होता है ना। अब देखिए ट्रू स्क्वायर से हमारा ऑप्टेन स्क्वायर, ओके, हमने जो स्क्वायर प्राप्त किया है वो उससे कितना दूर है, कितना फैला हुआ है, उसके आसपास है या फिर उससे बहुत ही दूर है, वो बताता है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ओके, चलिए एसईएम एक परीक्षार्थी के लिए विशेष रूप से सार्थक है क्योंकि यह सिंगल स्क्वायर पर लागू होता है। यह परीक्षण की समान इकाइयों का उपयोग करता है, सेम यूनिट का यहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, फिर जो स्टैंडर्ड डिविजन की बात करते हैं। ओके, तो देखिए स्टैंडर्ड डिविजन जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एरर, जो स्टैंडर्ड डिविजन की एरर आती ना, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ओके, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एरर को ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविजन है क्या, तो स्टैंडर्ड डिविजन हमें यही बताती है कि हमारे जो प्राप्तांक है, यानी कि ऑप्टेन स्क्वायर है, जो हमारा ऑप्टेन स्क्वायर है वो कितने फैले हुए हैं। ओके, यहाँ पर हमारे मीन से कितने दूर है वो। ओके, मान लो कि हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर फैले हुए हैं, ओके, हमारे ऑप्टेन स्क्वायर अगर यहाँ पर फैले हुए हैं तो उसका मतलब है कि वो मीन के बहुत ही करीब है। अगर वो यहाँ पर फैले हुए हैं तो उसका मतलब है कि वो मीन से क्या है, दूर है। ओके, तो ये आपको बताती है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है कि हमारे स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू से कितनी दूरी पर है। ओके, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमारा जो ट्रू स्क्वायर है, ओके, हमने जो मीन निकाला
निकाला है उसी को हम एवरेज बोलते हैं ना। तो मीन निकाला या फिर हमारा जो ट्रू स्क्वायर है, या फिर आप उसे बोल लो कि एवरेज वैल्यू बोल दो, एक्सपेक्ट वैल्यू बोल दो, ओके। तो सबका मीनिंग एक होगा। उससे हमारे जो ऑब्टेन स्क्वायर है वो कितने दूर है ये बताता है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। आमतौर पर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर को बोलते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बीच में भी जो एरर होंगी ना, उस एरर को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, ओके। चलिए यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताया हुआ है। अगर देखिए ये हमारा मीन है, ओके, यानी कि हमारा क्या है, एवरेज वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ट्रू स्क्वायर वैल्यू है, ओके, ये ट्रू स्क्वायर है, ओके, ये मान लो। अब देखिए इससे हमारे जो भी हमारा ऑब्टेन स्क्वायर है वो कितने फैले हुए हैं वो हमें बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मीन के बहुत ही करीब होता है तो उसका मतलब क्या है कि मीन के, अगर हमारा मीन जो है उससे हमारा जो क्या है, हमारा ऑप्टेन वैल्यू नज़दीक है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में जो एरर है वो एरर बहुत कम है, ओके। अगर हमारा ऑप्टेन वैल्यू और हमारी जो ट्रू स्क्वायर है वो उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये है कि एरर ज़्यादा है, ओके, ये बात बता रहा है। तो देखिए हाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट होगा तो उसका मतलब है कि लेस एक्यूरेंसी, ओके, सटीकता क्या होगी, कम होगी। जितना स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसका हाई होता है, हाई कब होगा कि जब वो ज़्यादा फैलाव करेगा, ओके। मान लो कि हमारा मीन यहाँ पर है, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर आ रहा है, ओके, एरर यहाँ पर आ रही है, तो उसका मतलब इसके बीच में क्या है, जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाई है, ओके। तो जब हमारी एरर जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो अगर ज़्यादा होती है तो उसका मतलब होता है कि जो ऑब्टेन स्क्वायर होगी वो ट्रू स्क्वायर से क्या होंगे, दूर होंगे, ओके। मान लो कि हमारे ट्रू स्क्वायर हमारी ऑब्टेन स्क्वायर आया मान लो 80 आया, ओके, और हमारा ट्रू स्क्वायर मान लो कि बन रहा है, आई थिंक बन रहा है, मान लीजिए कि 60 बन रहा है, ओके। तो अब देखिए हमारी ऑब्टेन स्क्वायर कितना है, ऑब्टेन स्क्वायर हमारा 80 है, ट्रू स्क्वायर हमारा 60 है, ओके। तो एरर कितनी आएगी, तो एरर हम कहेंगे कि 20 आएगी, है ना। तभी तो देखिए एरर और ट्रू स्क्वायर को मिलाएंगे तब हमारा ऑब्टेन स्क्वायर मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हमारी एरर कितनी आई, 20 आई। अब देखिए एरर कितनी है, ज़्यादा है ना, इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों है उनके बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर जब हमारी एरर ज़्यादा आती है यानी कि हाई स्टैंडर्ड एरर होती है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा ऑब्टेन स्क्वायर जो होगा वो ट्रू स्क्वायर से बहुत ज़्यादा दूर होगा, ओके। अब मान लो कि हमारा ऑब्टेन स्क्वायर 80 है, ओके, और हमारी ट्रू स्क्वायर मान लो कि 78 आया है, ओके। तो एरर हमारी कितनी आई, 2 आई, ओके। अब देखिए यहाँ पर एरर जो है वो हमारी क्या है, लो है, ओके। तो लो स्टैंडर्ड एरर जब होती है तब उसका मतलब क्या होगा कि मोर एक्यूरेंसी होगी, ओके, उसमें सटीकता क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। तो उसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्टेन स्क्वायर जो है वो ट्रू स्क्वायर के बहुत ही करीब है ना। देखो यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरर कम है इसलिए डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं होगा, ओके। तो जब भी हमारा हाई स्टैंडर्ड एरर होता है तो वो हमारा क्या बताता है कि हमारा ऑब्टेन स्क्वायर और ट्रू स्क्वायर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है, ओके। और जब हमारी स्टैंडर्ड एरर जो होती है वो अगर लो होती है, कम होती है, उसका मतलब होगा कि हमारा ऑब्टेन स्क्वायर जो है वो ट्रू स्क्वायर के बहुत ही नज़दीक है, ओके, यानी कि उसके बहुत ही करीब है। चलो उसके बाद देखते हैं कि क्लासिकल टेस्ट थियरी है उसकी लिमिटेशन क्या है, ओके। तो उसकी लिमिटेशन के बारे में समझते हैं। तो देखिए उसकी पहली लिमिटेशन है सैंपल डिपेंडेंट होते हैं, ओके। यहाँ पर क्या होता है कि हम जब आइटम डिफिकल्टी और जो आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडिकेट्स देखते हैं, ओके, तो वो क्या होता है, समूह यानी कि ग्रुप या सैंपल पर निर्भर करता है। हमारे पास जो ग्रुप होते हैं, जो सैंपल होते हैं, उस पर उसकी आइटम डिफिकल्टी डिपेंड करती है, ओके। तो सैंपल पर ये जो क्लासिकल टेस्ट थियरी होती है वो क्या होती है, सैंपल पर निर्भर करती है, ओके। इन सूचकांकों का मूल्य परीक्षार्थियों के उस समूह पर निर्भर करता है जिसमें उन्हें प्राप्त किया गया है, ओके। जो भी ग्रुप है, जो जिस ग्रुप में ये टेस्ट लिया गया है, ओके, तो उनके जो स्कोर मिलते हैं उस पर ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ओके। तो ऑब्जर्व स्कोर और ट्रू स्कोर भी हमारी जो टेस्ट की डिफ़िकल्टी
उसमें क्या करता है, बदलाव पर निर्भर करता है। ओके, हम ये अजम्पशन ये बता रहे हैं कि इनके बीच में एरर बिल्कुल भी नहीं है ना, इंडिविजुअल एरर भी नहीं होगी और ग्रुप में भी एरर बिल्कुल भी नहीं होगी, जीरो होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी एरर की वो जीरो होगी, ये मानकर हम चलते हैं। ओके, तो अगर हम ये मानकर चलते हैं तो सैंपल क्या होते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट बन जाते हैं ना, इसी वजह से यहाँ पर ये उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है, जिसके क्योंकि हमारी तो आइटम जो होगी वो मान लो कि अगर हम आइटम डिफिकल्टी देख रहे हैं तो हाई स्कोर वाले भी होंगे, लो स्कोर वाले भी होंगे, मीडियम स्कोर वाले भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर हर स्कोर के हर ग्रुप में जो भी सैंपल होगा वो अलग अलग होगा, है ना। फिर भी यहाँ पर ये अजम्पशन लगाई जाती है कि भाई इनके बीच में कोई भी एरर जो होंगी वो जीरो हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडिकेट्स होता है वो ग्रुप या सैंपल पर निर्भर करता है कि हमारा सैंपल किस टाइप का है। ओके, फिर देखिए अजम्पशन ऑफ इक्वल एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, औसत क्षमता वाले, यानी कि मान लो किसी बच्चे के कम स्कोर आए, ओके, किसी बच्चे के मध्यम स्कोर आ रहे हैं, ओके, और किसी बच्चे के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ओके, यानी कि ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं। तो अब हमारी अजम्पशन तो ये बोलती है ना भाई कि इनके बीच में कोई भी एरर नहीं होंगी, वो जीरो एरर होगी, है ना। तो यहाँ पर तो ये तो गलत हो गया ना कि कम स्कोर वाले में तो एरर होंगी, मध्यम स्कोर वाले में भी एरर होगी, ज़्यादा स्कोर जिन्होंने प्राप्त किया ओके उनमें शायद एरर नहीं हो सकती, लेकिन ये कम स्कोर वाले और मध्यम स्कोर वाले जो भी बच्चे हैं उनके तो अंदर एरर होती है, फिर भी हम उनकी तुलना क्या करते हैं, ज़्यादा स्कोर वाले के साथ कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ओके, जो भी तुलना करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, उसे इक्वल बना लेते हैं। ओके, ये मानकर चलते हैं कि सभी बच्चों की जो भी स्कोर आ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं होगी, ये मानकर हम चलते हैं। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ ऑल आइटम ऑन अ टेस्ट। ओके, जो भी आइटम्स होती है, जो भी टेस्ट होता है ना, उसकी जितनी भी आइटम्स होती है उसके जो टोटल स्कोर है ना उसको भी हम समान रूप से देखते हैं। ओके, वैसे तो वास्तव में हर आइटम हमारी क्या होती है, पहली हमारी इजी होती है, मॉडरेट होती है, उसके बाद डिफिकल्ट होती है ना, लेकिन यहाँ पर क्लासिकल टेस्ट थियरी ये मानकर चलती है कि भाई ये जो आइटम्स होगी ना वो समान रूप से होगी। ओके, यानी कि उनके जो टोटल स्कोर होंगे वो भी क्या होंगे, समान रूप से होंगे। ओके, समान रूप से योगदान देने वाले होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये भी उसकी एक क्या है, लिमिटेशन है। उसके बाद लेंथ ऑफ द टेस्ट। ओके, तो यानी कि जो टेस्ट की जो लंबाई होती है ओके उसके बारे में भी यहाँ पर एक लिमिटेशन है, वो क्या है कि परीक्षण निर्माणकर्ता होते हैं, जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि लंबे परीक्षणों की ओके यानी कि बहुत लंबे टेस्ट की जगह वो लोग ये सोचते हैं कि कम समय में कम एकांश वाले परीक्षण को रखा जाए तो अच्छा होता है। ओके, क्योंकि हम ना किसी के साथ टेस्ट बनवाते हैं या फिर किसी का टेस्ट लेते तो हर कोई अगर लंबा टेस्ट होगा तो उनको वो जो हमें मेज़र करना है उनके बारे में वो हम मेज़र नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, कम समय कम रखते हैं और एकांश भी जो आइटम होती है वो भी कम रखते हैं ना। आगे हमने देखा था ना आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उसमें भी हमने यही बताया था ना कि जो आइटम रखते हैं वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, टेस्ट हमारा उसका जो टाइम होता है वो भी कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लासिकल टेस्ट थियरी की अजम्पशन के हिसाब से यहाँ पर जो टेस्ट होता है ना वो लंबा होता है। ओके, वो उसमें क्लासिकल टेस्ट थियरी ये बताती है कि भाई लंबे टेस्ट को रखना चाहिए। ओके, तो ये भी एक इसकी क्या है, लिमिटेशन है। ओके, तो ये 4 लिमिटेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो बेनिफिट क्या है, उसके फायदे क्या है। ओके, तो यहाँ पर उसके फायदे भी हैं कि ये उपयोग करने में बहुत ही सरल है, कोई भी इंसान इसको यूज़ कर सकता है। आइटम रिस्पॉन्स थियरी की तुलना में समझने में ये जो थियरी है ना बहुत ही ईजी है। आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़ी सी जटिल है। ओके, जबकि हमारी क्लासिकल टेस्ट थियरी जो है वो क्या है, बहुत ही ईजी है, कोई भी व्यक्ति इसका यूज़ करके जो भी हमारे ट्रू स्क्वायर है एरर को निकाल सकता है। ओके, और फैक्टर एनालिसिस जैसी जो भी अलग अलग स्टेटिस्टिक्स टेक्निक होती है उसके साथ ये क्या है, संगत है। ओके, तो इसके बेस पर ये काम भी करती है। तो ये उसके थे बेनिफिट्स। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी क्लासिकल टेस्ट थियरी क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टेन स्क्वायर को याद रख लो, ट्रू स्क्वायर को याद रख लो, प्लस एरर को याद रख लो। ओके, इन दोनों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। ओके,
दोनों एक दूसरे से अनकोरिलेटेड है, और एरर के बीच में भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, यानी कि ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बस इतना सा ही ये थियरी में आपको सबसे ज़्यादा जानने को मिला होगा। ओके, तो एक बार अच्छे से इसे देख लेना, और जो भी मुद्दे होते हैं, पॉइंट होते हैं, उसे लिखने की कोशिश करना। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहती कि वीडियो को लाइक करके ही जाना। ओके, और शेयर भी कर देना ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।